नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ और आज हम भाषा सेकंड के प्रश्नों को हल करेंगे। आपको ये नहीं देखना है कि हमने भाषा फर्स्ट हिंदी भरी है तो हमें भाषा सेकंड के प्रश्नों को नहीं देखना है, या फिर मतलब हमें एक भाषा फर्स्ट ही देखनी है, क्योंकि आपके ये प्रश्न हैं तो वही प्रश्न है पेडागोजी के। तो पेडागोजी के प्रश्न आपके चाहे भाषा फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो पूछ लिए जाते हैं, और आपके गद्यांश दिए होते हैं तो गद्यांश भी आपके दोनों में आते हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ ये सोचना है कि ये हमारी हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा के प्रश्न कैसे बनते हैं, तो हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो अपनी तैयारी जांचते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और आपको मैं डेली, वैसे तो प्रैक्टिस सेट आपको मिल ही रहे हैं डेली, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जितने भी मैंने पहले प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं उन सबको भी आप अवश्य देखें। आपको सारी वीडियो चैनल पर जाके मिल जाएंगी। आप चैनल का लोगो दबाइए और फिर जाके आपको वीडियो में सारी वीडियो मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाके आपको क्रम से मिल जाएंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं, और अपनी तैयारी जांचते रहिए। समय आपके पास बहुत कम है। इतने कम समय में आप तैयारी करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको ये पता चलता है कि प्रश्न किस लेवल के आते हैं, पेडागोजी आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। और जब आप पहली बार सी टेट दे रहे हो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर जो प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट अगर आपने पहले से नहीं लगाए हैं, प्रीवियस ईयर्स का पेपर अगर आपने पहले से सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में एकदम से आप जब इस चीज़ को फेस करते हो तो आपने जो चीज़ पढ़ रखी है पहले से, आपको अच्छे से आती है, लेकिन फिर भी आप उसको कभी कभी सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाइए, और मैं दिल से चाहती हूँ कि आपका जो सी टेट का एग्ज़ाम है वो पहली बार में ही क्लियर हो, और इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाने चाहिए, और प्रैक्टिस सेट लगाने से आपका सी टेट पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। वो शुरुआत करने से हम पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे, ठीक है, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों में जो लिखने का कौशल है वो किस सीमा तक होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। यानी हमारा जो प्राथमिक स्तर है इस पर लिखने के कौशल का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उद्देश्य होना चाहिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, कही या लिखी गई बात को शब्द से कह और लिख सकें। अब देखो, आपके ये जो प्रश्न हैं ये सारे पेडागोजी आधारित प्रश्न हैं, आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट पर आधारित हैं। तो इन्हें आपको सॉल्व कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको व्याख्या के साथ बताती हूँ। जैसे आपका पहला प्रश्न था कि इसमें ये आपका था कि सुंदर अक्षरों में लिख सकें। हाँ, हमें मतलब बच्चे की लिखावट पर भी ध्यान देना है, लेकिन ये हमारा ज़्यादा नहीं है। हमें मतलब बहुत गुड, बेटर और बेस्ट, तो हमारा जो सी टेट है उसमें हमें बेस्ट ढूंढना होता है, गुड बेटर को हटाना होता है। यानी हमारे इसमें जो ऑप्शन होते हैं ज़्यादातर सब सही होते हैं, और लेकिन फिर भी हमें उसमें से बेस्ट ढूंढना होता है। छोटी कहानी लिख सकें, ये भी हमारा सही है, और बच्चे मतलब एक छोटी सी कहानी लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। अब मानक वर्तनी का प्रयोग हमें नहीं सिखाना है, बच्चे की भाषा को कौशल का हमें सिखाना है, तो इसके लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। यानी हमें रटंत विद्या नहीं सिखानी है बच्चे को। अगर सिर्फ हम एक कहानी लिखना सिखाएंगे या मानक वर्तनी ही सिखाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रटंत, बच्चा रट लेगा कोई भी चीज़, ठीक है। लेकिन बच्चे को हम अलग अलग टॉपिक दे सकते हैं, विभिन्न उद्देश्य, कोई भी टॉपिक हम बच्चे को दे दें छोटा सा, और तो उस हर चीज़ पर बच्चा लिख सके, तो हमारे लिखने का कौशल मतलब बच्चे में प्राथमिक स्तर पर ये होना चाहिए।
छोटे छोटे निबंध हैं, कहानी है, कविता है, यानी हर वस्तु पर लिख सके वो, हर टॉपिक पर लिख सके, विभिन्न उद्देश्य, इसका अर्थ ये है। तो हम दूसरा प्रश्न है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, अब देखो इसमें भी अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें। तो शब्द भंडार विकसित तो करना ही है हिंदी भाषा के संदर्भ में। तो शब्द भंडार, अकेला शब्द भंडार ही विकसित करना हमें बच्चे का मतलब भाषा सिखाने का उद्देश्य हो, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और व्याकरण का नियम जहाँ भी आ जाता है, व्याकरण की बात हो जाती है, तो हमारा एनसीएफ 2005 क्या कहता है, हमें बच्चे को व्याकरण बिल्कुल भी नहीं सिखाना है। हमें रटंत विद्या न खुद सीखनी है और न सिखानी है। हमें हिंदी भाषा का, मैंने आपको पहले कई बार बता दिया है, इतने प्रैक्टिस सेट में लगवाती हूँ, हर बार मैं आपको बताती हूँ कि आपको भी ग्रामर ज़्यादा नहीं पढ़नी है, व्याकरण बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। एक दो प्रश्न आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं, ना आपको खुद पढ़ने हैं और ना बच्चों को पढ़ाने हैं, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। कही या लिखी गई बात को शब्द से, अब शब्द से कहे और लिख सकें, ये तो हमें नहीं सिखाना है कि हमने जो कहा और बच्चा शब्द से उसी को लिख दे, नहीं, बच्चा अपनी भाषा में जब लिखेगा तो मतलब यही हमारी भाषा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। देखो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको पूर्ण पेडागोजी के साथ प्रश्न सॉल्व कराती हूँ और इसी तरीके से आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। जो भी चैनल पर पहले से बने हुए हैं उन सबको पता होगी ये बात। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे। अब देखो यहाँ बात क्या हो रही है, सर्वाधिक बल देने की, अर्थात आपको इसमें से एक बेस्ट उत्तर ढूंढना है। तो हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अब आप सब सर्वाधिक बल किस पर देंगे, अरे हमें भाषा और लोकोक्तियाँ बच्चों को नहीं रटानी है, ठीक है। और हिंदी की मानक वर्तनी पर भी हमें प्राथमिक स्तर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बच्चे को आप उसकी मदर टंग में भी सिखा सकते हो। फिर है हमारा हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य रचना है, हमें नहीं सिखाना है। हमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली कक्षा में हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे, यानी आपकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं इनमें आप सबसे ज़्यादा किस विधा को महत्व देंगे। और विधाएं हमारी है, नाटक है, निबंध है, डायरी है, कहानी है, यानी बच्चे किस विधा का सबसे ज़्यादा प्रयोग करके अच्छे से सीख सकेंगे भाषा का। तो नाटक बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नहीं होगा। निबंध भी नहीं बच्चे लिख सकते हैं, डायरी भी नहीं है, कहानी। तो राइट आंसर हो जाएगा कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सारे पेडागोजी पर आधारित प्रश्न हैं और इसी तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। तो चैनल पर बने रहिए, डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे और इस तरीके से। अगला प्रश्न है आपका, पढ़ने का प्रारंभ से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो यानी पढ़ने का प्रारंभ है वो किससे होना चाहिए। प्रश्न 24वां ले लिया हमने, हाँ हो गया हमारा। तो 25 नंबर, यानी पढ़ने का प्रारंभ से ही और किसी उद्देश्य के लिए हो, आपको ये खाली जगह भरनी है। तो पढ़ने का उद्देश्य हमारा प्रारंभ किससे होना चाहिए, शब्द से, अर्थ से, वाक्य से, अक्षर से। तो किस चीज़ से होना चाहिए, तो पढ़ने का प्रारंभ हमारा अर्थ के साथ होना चाहिए। बच्चा शब्द ज्ञान उसको पहले से ही होता है, वाक्य भी छोटे छोटे बच्चा बना लेता है। यानी बच्चा जब स्कूल में आता है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसे भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। वो अपनी मदर टंग उसकी जो होती है, उसकी जो मातृभाषा होती है, उसे वो बहुत अच्छे से जानता है। तो हम सिर्फ अक्षर ज्ञान ही नहीं उसको करा सकते, यानी अर्थ, बच्चा क्या बोल रहा है उसका अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4, अर्थ के साथ। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। जब भी आपका नहीं आ जाए तो आपको क्या करना है, इस पर अंडरलाइन कर लेना है, सर्किल बना लेना है। क्योंकि आप कभी कभी इस नहीं के न पढ़ के और सही आंसर आप दे देते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, इस पर आपको अंडरलाइन अवश्य करना है। यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। अब आपको क्या करना है, नहीं ढूंढना है,
यानी भाषा के अर्जन में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है। तो यह एक सहज प्रक्रिया है, भाषा सीखना एक सहज प्रक्रिया है, राइट है आपका, और स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, जब तक आत्मसात नहीं करेंगे बच्चे भाषा नहीं सीखेंगे। और बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, हमें कोई भी व्याकरण का नियम नहीं सिखाना है, कोई भी नियम बनाना नहीं सिखाना है। बच्चे को उसकी मातृभाषा के साथ, पूर्ण परिवेश के साथ, समृद्ध परिवेश के साथ हमें बच्चे को भाषा सिखानी है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, यानी लिखना सीखने में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है, अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना और अर्थ की अभिव्यक्ति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4, अर्थ की अभिव्यक्ति। जब तक हम किसी वस्तु को लिखते हैं, जब तक उसका हम अर्थ की द्वारा नहीं लिखेंगे, उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, तो फिर हमारे लिखने का कोई भी औचित्य नहीं है। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, और मैंने आपको पहले बहुत बार बता दी है कि आपके 3 मनोवैज्ञानिक हैं, वाइगोत्स्की हैं, जीन पियाजे हैं, कोलबर्ग हैं। इन तीनों से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और चाहे आपकी सीडीपी हो, चाहे आपकी भाषा हो, सब में इनसे प्रश्न आपके बनते हैं। ये 3 मनोवैज्ञानिक आप अच्छे से पढ़िए। तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, और जीन पियाजे और कोलबर्ग पर मेरी वीडियो आपको डाल रखी है, तो आप उन्हें अवश्य देखें। वाइगोत्स्की पर भी आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगी। तो वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है, सभी को पता होगा, जल्द से जल्द आप कमेंट भी कर सकते हो। तो ये इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि वाइगोत्स्की ने कौन सा जो विकास का सिद्धांत है, यानी भाषा विकास का सिद्धांत परिप्रेक्ष्य में क्या सिद्धांत दिया है, इसे आप कमेंट करके अवश्य बताएं। देखती हूँ कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं, और मतलब इससे ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है। और इसका जो 128 नंबर का आपका प्रश्न है, और इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट जरूर करें, और मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका इसको राइट आंसर बता दूंगी। हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा की सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। यानी एक कक्षा है, कक्षा कैसी है आपकी, कक्षा है आपकी बहुभाषिक, यानी बच्चे बहुत अपनी अपनी अलग अलग भाषा को उसमें बोलते हैं। तो बच्चों के घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से अब आपको उनके घर की जो भाषा है उसको यानी क्या है, स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक, यानी प्रत्येक बच्चे को उसकी भाषा को स्थान देना है आपको, तो आप कौन सी गतिविधि करवा सकते हो। अपनी हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहना, ये तो आपका नहीं होगा, और हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहना, अब बच्चा इस तरीके से कैसे कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। यानी हिंदी भाषा को वो अपनी जो उसकी मातृभाषा है उसमें इतना उसको मतलब परिपक्व नहीं होता है कि वो इस तरीके से कन्वर्ट कर दे, या फिर हिंदी भाषा को अपनी भाषा में इस तरीके से ये भी नहीं कर सकता है। अब हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में, अरे ये भी नहीं कर सकता है। अगर इतना कर लेगा तो फिर तो वो पूर्ण रूप हो जाएगा। वो अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ, यानी उसकी जो भाषा है तो वो अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुना सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप इस गतिविधि को करवा सकते हो बच्चे से। अगला प्रश्न देखते हैं, कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है। यानी बच्चे आपके कौन सी क्लास के हैं, कक्षा 5 के हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। हमारी प्रथम और द्वितीय जो क्लास होती है वहाँ बच्चा आपका 3 से 4 साल के बीच का होता है, 5 साल तक का होता है, लेकिन कक्षा 5 तक हमारा बच्चा 7-8 साल या 10 साल तक का भी हमारा बच्चा हो जाता है। तो अब हिंदी भाषा का क्या करना है, आपको आकलन करना है कि बच्चे मतलब भाषा कितनी सीख गया है। तो आप किस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हो, कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोगी है। ये उपयोगी तो सभी हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट ढूंढना है। तो सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा है ये देखते हैं। झूरी के कितने बैल थे,
झूरी के बेलों के नाम बताइए। गया कैसा व्यक्ति था, हीरा समझदार था या मोती। यानी ये आपने हीरा मोती नाम की ये प्रेमचंद की जो कहानी है ये सभी ने पढ़ी होगी बचपन में। और ये एक पाठ है, ये आपका एनसीईआरटी 9th में भी हिंदी का पाठ है। और तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, हीरा समझदार था या मोती और क्यों। तो इस तरीके से बच्चा जो प्रश्न बताएंगे, और अगर इस तरीके से बता सकते हैं तो हम भाषा का आकलन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये बंधे बंधाए प्रश्न होंगे। ये जो झूरी के कितने बैल थे, तो 2, ठीक है। और झूरी के बेलों के नाम क्या थे, हीरा मोती। गया कैसा व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति। लेकिन हीरा समझदार था या मोती और क्यों, यहाँ बच्चा मतलब ज़्यादा बताएगा, ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा लिखेगा। आप लिखवाते हो या बुलवाते हो, क्या कुछ भी करवाते हो, तो यहाँ बच्चा ज़्यादा करेगा। यानी बंधे बनाए प्रश्न नहीं है, वो अपनी अ, उसका जो अभिव्यक्ति है और अर्थ के साथ, ठीक है, यानी उसने पाठ को कितना समझा उस तरीके से इसको बताएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मतलब अपसारी चिंतन करेगा। एक अभिसारी चिंतन होता है और एक अपसारी चिंतन होता है। तो यहाँ बच्चा इस प्रश्न से क्या करेगा, अपसारी चिंतन करेगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 4। अब वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आप समझदार हैं और आपको पहली बार में ही सीटेट क्लियर करना है, तो आप अंत तक अवश्य बने रहें वीडियो के। और मैं आपको मतलब पूरे कंटेंट के साथ, पूरी व्याख्या के साथ, पूरी पेडागोजी के साथ प्रश्न सॉल्व कराती हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। यानी हिंदी भाषा में आकलन करना है आपको बच्चे का, और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों की व्याकरण की बात जहाँ भी आ जाए, तो ये तो आपका निगेटिव पॉइंट हो गया है। निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर मैंने वीडियो बना रखी है, जिन लोगों ने नहीं देखी है तो उसको अवश्य देख लें, क्योंकि जब तक आपको निगेटिव पॉइंट कौन से हैं, पॉजिटिव पॉइंट कौन से हैं, ये आपको नहीं पता है, तो फिर आप सीटेट में प्रश्न गलत करके आ सकते हो। यानी ये संभावना है गलत करने की। और जब आप पॉजिटिव पॉइंट सीख जाते हो निकालना, तो फिर आपको मतलब कुछ भी याद नहीं करना है, और आपके प्रश्न सारे के सारे सही होंगे। आप चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, गणित हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्टों में आप पूरे पूरे नंबर ला सकते हो। बच्चों के शब्द भंडार का आकलन। और शब्द भंडार का क्या करना है कि बच्चे के पास कितना शब्द भंडार है, ये हमें नहीं देखना है भाषा का। और फिर है आपका प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों, बच्चे त्रुटियां करते हैं, ये क्या है, ये मतलब एक सहज प्रक्रिया है। त्रुटियां करना क्या है, एक सहज प्रक्रिया है, तो इस पर भी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब हमें क्या करना है, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की हमें मदद करनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे। उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ये क्या है आपका, और इस तरीके से प्रश्न आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, कि यानी पुनरावृत्ति के वाले प्रश्न। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। अब पढ़ना नहीं आता, ये तो आपका गलत हो जाएगा, उसे पढ़ना आता है तभी तो उसकी वो पुनरावृत्ति करता है। और कठिनाई होती है, ऐसा भी नहीं है, और शब्द पढ़ने में कठिनाई हो रही है, ये भी नहीं है, यानी वो अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। यानी इसका क्या सही अर्थ होगा, इसलिए वो शब्दों को बार बार रिपीट करता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो अब हमें सबसे कम महत्वपूर्ण देखना है, यानी महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन सबसे कम क्या है। भाषा की पाठ्यपुस्तक है, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। अब भाषा का परिवेश तो हमें सबसे राइट आंसर हो जाता है, और परिवेश के बिना भाषा का सीखना बिल्कुल नहीं हो सकता है। फिर है शिक्षण पद्धति। शिक्षण पद्धति भी बहुत ज़्यादा आपकी मायने रखती हैं। और भाषा का आकलन, भाषा का हमें आकलन भी करना है कि बच्चे ने कितना सीखा, कैसा सीखा, कहाँ त्रुटियां कर रहा है, कहाँ कहाँ प्रयोग कर पा रहा है। लेकिन आप भाषा की पाठ्यपुस्तक है, उपयोगी तो ये भी है, पाठ्यपुस्तक है भाषा सीखने में, लेकिन ये पूछ रहा है सबसे कम।
तो इन तीनों की अपेक्षा आपकी भाषा की पाठ्य पुस्तकें यही आपकी सबसे कम है, उपयोगी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की, ठीक है, खाली जगह को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को खाली जगह की दृष्टि से देखें। यानी जो भारतीय भाषाओं की क्या है, तो भारतीय भाषाओं की विविधता और सराहना की दृष्टि से देखें। यानी भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। आपको इसमें ये जटिलता आ गया, ये आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये विषमता आ गया आपका। और भाषाओं की सराहना को स्वीकार करें और विविधताओं को की दृष्टि से देखें, ऐसा तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। यानी पहली कक्षा के बच्चे हैं जिनके साथ आपने एक कविता पढ़ी है, और कविता पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्द से सुनाएं। शब्द से बच्चे नहीं सुना सकते। आपकी बच्चे को कौन से हैं, पहली कक्षा के हैं। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, जब भी आप परीक्षा हॉल में जाएं, तो यही चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। और एक बार कविता गायन के बाद फिर मतलब शब्द से बच्चे नहीं सुना सकते, उनको वो रटनी पड़ती है। तो पहले बच्चे कौन से हैं, आपके पहली कक्षा के हैं। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्न भी नहीं आपको पूछने हैं। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर भी हो जाएगा और सबसे बेस्ट भी हो जाएगा कि बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नहीं हमारा गद्यांश है, और उस गद्यांश के आधार पर आपके प्रश्न बनेंगे। तो इसके लिए आपको पहले गद्यांश पढ़ना है, और गद्यांश पढ़ने में मैंने आपको बताया है कि सीटेट के जो आपका पेपर होता है वैसे ही इतना बड़ा होता है, तो आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देना है। इसको आपको 2 बार या 3 बार नहीं पढ़ना है। आप अब आपको क्या करना है, तो आप जब भी इसमें पढ़ें तो जो भी आपको मेन पॉइंट लगे उस पर आपको अंडरलाइन करते हुए जाना है। तो हम चलो शुरुआत करते हैं। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। यानी बच्चों की दुनिया कैसी होती है, उसमें कोई लड़ाई नहीं होती। उनके लिए दुनिया और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि ये दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है। तो ये देखो आपका मेन पॉइंट हो सकता है कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, और बच्चों को ये सुनना भी मतलब अच्छा नहीं लगता कि ये दुनिया बेकार है और यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है। इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। यानी ये किस पर बात करना चाहते हैं, ये उन सब पर बात करना चाहते हैं कि जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं, जो न्यू लिटिल स्कूल के बच्चे होते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से ये स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते, तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, और जब करते भी हैं तब वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर ये भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। अब देखो हमें क्या करना है,
हमें करना है कि हमें इसमें अंडरलाइन करनी है। तो अंडरलाइन हमें कहाँ कहाँ करनी है, चलो अंडरलाइन करते हैं। तो अंडरलाइन करने के लिए ये को मैंने कर दी है कुछ पे। इससे बचकर कितना दूर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। तो इस पर आप अंडरलाइन कर सकते हो कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक कैसे हैं, खुले और सच्चे हैं। वे अपने सच्चे प्रभाव प्रकट करते हैं और कोई बात नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादा शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं। सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते। फिर इसके बाद है, हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है प्रशिक्षण में, ठीक है, आप इसे कर सकते हो। अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। यानी जो शिक्षक हैं उनकी जो अज्ञानता है, अनिश्चय और उलझन है, वो उसे कभी भी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात है कि उनमें कूट कूट कर ये भरा जाता है कि छात्रों के एक पेशेवर दूरी रखकर अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। यानी उनकी जो व्यक्तिगत जिंदगी होती है तो उससे वो बच्चों को दूर रखें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है। लेकिन बच्चे क्या हैं, बच्चे तो इन्हीं बातों में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा करते हैं, क्योंकि इसी से वे महसूस करते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। अब देखो हम प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ है, यानी खुलेपन का क्या अर्थ है। बहुत खुले स्थान में रहना, व्यापक रूप में सोचने वाले और खुले तौर पर काम करने वाले। तो ये आपके राइट आंसर नहीं है, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर 2, बिना दुराव छिपाव के बात करना। यानी खुले का अर्थ क्या है यहाँ, यानी आप बच्चों से कुछ भी बात नहीं छिपाना। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें करते हैं। ऊपर मैंने आपको इसमें टिक भी लगाया है, यानी सब जितने भी पॉइंट हैं सभी पर मैंने अंडरलाइन करवाई है। जब भी आप इस तरीके से अंडरलाइन कर लोगे और आप प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो आपको इनके प्रश्न सब मिल जाएंगे। मैं थोड़ा बार बार नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आप जब भी पेपर सॉल्व करोगे तो इस तरीके से आप अंडरलाइन अवश्य करें। तो अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात कही गई थी, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कहा गया है कि वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षण में ये सिखाया जाता है कि वे ये स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं, वे स्वीकार करें कि उलझे हुए हैं, वे ये स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, वे स्वीकार न करें कि वे शिक्षक हैं। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा नंबर 3, यानी वे ये स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। और ये पॉइंट आपको बहुत जल्द मिलेंगे। आपका देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ, जैसे ये स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। देखो ये हमारे सभी मैंने इसमें अंडरलाइन करवाए हैं इन पॉइंटों पे, देखो ये हमारे तुरंत मिल जाएंगे। देखो ये हमारा है, इसका शिक्षकों को प्रशिक्षण में अपनी अज्ञानता और जिनको कभी स्वीकार नहीं करें। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में होती है। तो शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, शिक्षकों की उलझन में। तो अभी देखो मैंने बताया था कि शिक्षकों की निजी जीवन में, यानी बच्चों को सबसे ज़्यादा इसी में वो होती है। और ये देखो हम देख भी लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैंने अभी आपको अंडरलाइन भी करवाई थी। ये देखो यानी भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें, लेकिन यही वे बात है जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा तो सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में होती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी जो पारंपरिक स्कूल हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, तो हमें नहीं ढूंढना है, यानी पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, ये आपका राइट आंसर है। लेकिन आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती वाक्य से तात्पर्य है। तो इस वाक्य से क्या तात्पर्य है आपका? बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है, बच्चों को दुनिया से प्रेम है, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, बच्चों को दुनिया से प्रेम है। अगला प्रश्न है, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। तो विचार में जब एक प्रत्यय लगा देंगे, प्रत्यय हमारा पीछे से लगता है, उपसर्ग हमारा शब्द के आगे लगता है, तो आपका हो जाएगा नंबर 1, वैचारिक। अगला प्रश्न देखते हैं, ईमानदारी शब्द है भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक संज्ञा, यानी कौन सी संज्ञा है आपकी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, भाववाचक। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा, यानी फिर से हमारे पास गद्यांश है। हेवल घाटी के गांववासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले, यानी ये जो हेवल घाटी वाले गांववासी हैं, इन्होंने किसके खिलाफ मतलब जुलूस निकाले? तो ये चीड़ के वृक्षों के विनाश के कारण। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए और उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। यानी इन्होंने क्या निकाल दिया, महिलाओं ने लोहे निकाल दिए और क्या कर दिया, मरहम पट्टी कर दी। तो इस तरीके से आप अंडरलाइन अवश्य करें। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन भी किया, ये भी आपका मेन पॉइंट हो सकता है कि महिलाओं ने क्या किया, पेड़ों का रक्षाबंधन किया। आरंभ से ही लगा के वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है। यानी महिलाओं को सबसे ज़्यादा कष्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें ही दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। यानी पहाड़ी इलाकों में कितनी दूर तक चलना पड़ता है, 5-10 किलोमीटर। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, इस अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों को कटाई के लिए नीलाम किया गया है। ठीक है, इन पेड़ों को क्या कर दिया गया था, नीलाम कर दिया गया था। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया जहां पहले से ही घास चारे का संकट है और वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांववासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी। अब किस नगर में की है, तो नरेंद्र नगर। इसको आप इस तरीके से, यानी जो कोई मेन पॉइंट आते हैं उनको आप अवश्य इस तरीके से अंडरलाइन किया करें, तो आपको प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। वहाँ एकत्र ठेकेदारों ने हेवल घाटी की महिलाओं से कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। यानी पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ता है, भूस्खलन का और बाढ़ का। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अदवानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। किसके जंगल खरीद लिए, तो ये अदवानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। अब देखो हम प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्नों को देखने से पहले और मैंने सभी आपको जो मेन पॉइंट थे उन पर अंडरलाइन करवा दी है। तो हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए थे, तो ये हमारा सबसे मेन पॉइंट था, पहला ही पॉइंट था और इस पर मैंने अंडरलाइन भी करवाई थी। तो ये है आपका नंबर 2, चीड़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपके ज़्यादा प्रश्न नहीं रह गए हैं। वीडियो को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर किया करें और लाइक कमेंट भी ज़रूर किया करें। आपके लाइक कमेंट करने से हमें कुछ नहीं मिलता, बस एक हमारा भी मतलब हम मनोबल हमें भी मिलता है। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और फिर हमें लगता है अगर आप
वीडियो को पसंद करते हो, लाइक करते हो, तो चलो हम बच्चों के लिए थोड़ा दूसरी वीडियो बना दें, कुछ अच्छा लेके आएँ। और जब हम आपकी मतलब तैयारी में थोड़ी-सी मदद करने के लिए तत्पर हैं, तो आप लाइक कमेंट तो कर ही सकते हो। वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? तो जहाँ भी नहीं आ जाए तो इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर लेना है आपको। ये तो हमारा हो गया पारंपरिक। यहाँ से है हमारा, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? तो महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? ये देखो मैं थोड़ा आपको दिखाई भी दे रही हूँ कि महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन किया है, यानी लोहे निकाल लिए और इसे टपकाने के लिए आराम से ही वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। तो उस घाटी की रस्म थी, अब रस्म तो नहीं थी, पेड़ों को सुंदर भी नहीं बनाना था, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए भी नहीं किया था। मरहम पट्टी तो उन्होंने उनसे जो लीशा निकाला था, तो उनसे जो पेड़ घायल हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने उसकी मरहम पट्टी की थी। तो रक्षाबंधन क्यों किया था? रक्षाबंधन किया था पेड़ों को बचाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? केवल उन्हें ही वन से प्रेम था? ऐसा भी नहीं है, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता था, उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती, उन्हें वनों से लीशा नहीं मिलता। तो अभी हमने पढ़ा था कि देखो ये आपका अंडरलाइन भी हो रहा है, इधर घास चारा लाने के लिए उन्हें दूर जाना पड़ता है। देखो ये मैं थोड़ा और से किए दे रही हूँ, दूसरी लाइन कलर से कर देती हूँ, आपको दिखेगा। देखो ये हमारा पहले से अंडरलाइन है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता था, इसलिए उन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट महिलाओं को ही था। अगला प्रश्न है, चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? बहुत ऊंचे अधिकारियों से, अधिक घास चारा लाने से, बहुत अधिक लीसे निकालने से और बहुत ठेकेदारों से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बहुत अधिक लीशा निकालने से। अगला प्रश्न है, पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? तो बाढ़ और लकड़ी का, भूस्खलन और बाढ़ का, भूस्खलन लकड़ी का, लकड़ी और चारे का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर, आप बताएं जल्दी से, आप भी कमेंट करके बता सकते हो। एक कमेंट मैंने आपके लिए पहले छोड़ रखा है, तो उसको भी आप अवश्य कमेंट करें और पता चलेगा मुझे भी कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो। तो और इसका भी आप कमेंट अवश्य करें। तो इसका राइट आंसर है आपका नंबर 2, भूस्खलन और बाढ़ का। अगला प्रश्न है, रोजी रोटी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दयुग। तो ये आपकी संज्ञा नहीं है किसी वस्तु स्थान के नाम को, और सर्वनाम उसी के उपनाम को कहते हैं। विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो ये हमारे तीनों क्या हो गए? गलत हो गए। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शब्द युग्म। अगला प्रश्न है, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, वाक्य में निपात है, यानी इस बात में आपको क्या ढूंढना है? निपात ढूंढना है। तो जब आपको निपात ढूंढना है, तो ये प्रश्न भी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। देखें आप गद्य से और अवतरण से कितना प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हो। तो ये प्रश्न भी आपके लिए ही है, और कमेंट में आप इसका आंसर अवश्य कमेंट करें, मतलब इसका आंसर आप अवश्य कमेंट करें, और कमेंट में मैं आपको इसका राइट आंसर अवश्य बताऊंगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इनकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ से आप अवश्य फॉलो करें इंस्टा और फेसबुक पर। और टेलीग्राम को इसलिए आप ज्वाइन करें क्योंकि जो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट देती हूँ, उस सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा मतलब इससे आपको फ़ायदा होगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।